Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 1 in your civics book, power sharing. ठीक है, अभी तक हमने दो एग्जाम्पल्स के थ्रू जो देखा था कि कैसे दो अलग अलग कम्युनिटीज में क्लैशेस होने की वजह से कंट्री की जो पूरी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो लाइफ होती है वो कैसे अफेक्ट होती है। जो श्रीलंका था, श्रीलंका के केस में क्या हुआ, दो जो ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि एक में जो है क्या थे, बहुसंख्यक लोग थे, यानी कि उनकी जो है संख्या ज़्यादा थी दूसरी कम्युनिटी से। उन्होंने क्या करा, कंट्री को डोमिनेट करने की कोशिश की, ठीक है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया, और जिसकी वजह से जो है दोनों ही कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिले। और उसका रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि राइट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू करा, और लोग जो है अनएम्प्लॉयड हुए, और जो इकोनॉमी थी श्रीलंका की वो काफ़ी पीछे चली गई। दूसरी तरफ हमने देखा था बेल्जियम की स्टोरी। बेल्जियम में क्या हुआ था, दो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे या दो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलकर पावर शेयरिंग करी, यानी कि सत्ता की साझेदारी करी, जिससे क्या हुआ, उन्होंने जो है दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स दिए, पॉलिटिकली भी और सोशली भी, जिससे क्या हुआ, दोनों ही कम्युनिटीज़ जो है इक्वली रिप्रेजेंट करती हैं अपनी कंट्री में, और उससे जो है उनकी डेमोक्रेसी को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि स्मूथली वो जो है अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर सीरीज बुक, पेज नंबर 7। खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, ठीक है, यानी कि तो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उसके फादर और मदर। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, देखो, जो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है, पुरानी सोच जिन पे जो है उससे वो जो है ज़्यादा प्रभावित रहते हो, ऐसे लोगों को हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। आपको पता है गृह युद्ध क्या होता है? कल हमने समझा था कि जब कंट्री के अंदर के लोग, अलग अलग कम्युनिटी या अलग अलग जो है ग्रुप्स को बिलोंग करने वाले लोग आपस में ही लड़ते हैं, ना कि कोई बाहर की कंट्री अटैक करती है, उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया जो राष्ट्रपति है वो तो कैथोलिक बनेगा, और लेकिन कोई प्रधानमंत्री अगर हमें बनाना है तो वो सिर्फ एक सुन्नी मुसलमान ही बन सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ, यानी कि 4 कम्युनिटीज़ हैं, चारों जो उनके डेजिग्नेशन है बड़े बड़े जो, वो सब इन चारों कम्युनिटीज़ में बांट दी गई। ठीक है, इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो ईसाई फ्रांस को नहीं बोलेंगे कि आप आके हमें जो है प्रोटेक्ट करो। और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए, यानी कि मुसलमानों ने भी ये मान लिया कि अब हमें सीरिया के साथ जो है मतलब अपने आप को नहीं जोड़ना है। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, यानी कि जो पॉपुलेशन में दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ऐसे नहीं था कि कोई तो, जैसे हमने देखा था ना श्रीलंका के केस में, वहाँ पे तो क्या था, श्रीलंका के केस में क्या देखा था हमने कि जो एक सिंहलियों का जो
ग्रुप था वो क्या था, बहुसंख्यक था, और जबकि तमिल भाषी जो लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये है कि जो ईसाई हैं और जो मुसलमान हैं दोनों की जो पॉपुलेशन है इक्वल थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे, यानी कि बहुसंख्यक लोग मुसलमान बन गए आगे चल के, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये डिसाइड किया था कि ये जो है हमारा राष्ट्रपति ये होगा, प्रधानमंत्री ये होगा, संसद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, इन सभी बातों को वो अभी भी मान रहे थे। ठीक है, खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वे सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो मां के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। ठीक है, तो इसकी सोच क्या बताती है खलील की, कि ये जो है रिलीजन में विश्वास नहीं करता। ये सिंपली बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसको भी मैक्सिमम वोट मिले उसको जो है राष्ट्रपति बना दे। हमने ये डिसाइड ही क्यों किया है कि राष्ट्रपति इस कम्युनिटी का होगा, प्रधानमंत्री इस कम्युनिटी का होगा, जबकि देखो खलील के जो पेरेंट्स हैं वो तो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी जो ये ना तो अपने मदर के रिलीजन को ज़्यादा मानता है ना ही फादर के। ठीक है, और जो है ये रिलीजियसली अपनी पहचान नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि कोई रिलीजन के नाम पे इसको पहचाने। ठीक है, तो ये खलील की सोच है। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गहरा युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी, यानी कि जो लोग हमेशा से ये लड़ाई झगड़े जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं इनके बीच में देखते हैं, उनको ये लगता है कि आज जो सेटअप पूरा उन्होंने किया है, जो समझौता किया है सारी कम्युनिटीज में मिलके, वही जो है सिर्फ जो हमारे देश में शांति को बना सकता है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच में समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेबनान में व्यवस्था की गई है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि ये जो कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हमने पावर शेयरिंग करी है कि राष्ट्रपति ये होगा, प्रधानमंत्री इस कम्युनिटी का होगा, ठीक है, जो पार्लियामेंट का लीडर है वो इस कम्युनिटी का होगा, क्या ये ठीक है? अगर आपको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन लेबनान का लिखने का मौका मिले तो क्या आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे या आप कुछ नया करना चाहेंगे? आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। ठीक है, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। जैसे कि मुनार्क होते हैं, क्या होता है, राजा होते हैं, महाराजा होते हैं। पहले के टाइम में क्या होती थी, सारी सत्ता जो है उनके हाथ में होती थी। लोगों के पास कोई ज़्यादा जो है ना तो पावर होती थी, ना ही अथॉरिटी होती थी, ना ही ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन होता था। जो भी डिसीजन होते थे कौन लेता था? मुनार्क लेता था। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ये जो लोग इस तरह की धारणा रखते हैं कि एक ही राजा या एक ही जो है हमारी कंट्री का जो है कंट्री को चलाने वाला होना चाहिए, इनका मानना ये होता है कि जब भी पॉलिटिक्स में या देश के लिए कोई डिसीजन लेना होगा, अगर हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया पावर में तो क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी और उसमें डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगेगा। अगर सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होगी तो वो डिसीजन बहुत जल्दी ले सकता है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या कहती है सिंपली कि जो देश के लोग हैं यानी कि जो जनता है, सारा का सारा जो है
मिलनी चाहिए ना। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, ठीक है, और वो चुन के आगे संसद में जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट चलाते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि इतने सारे लोग पूरी कंट्री तो नहीं चला सकती देश को, तो उसको चलाने के लिए क्या होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हम खुद चुनते हैं, ठीक है, उनको चुनने की हमें आज़ादी होती है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। यानी कि कम्युनिटी के बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जितनी कम्युनिटीज या रिलीजन एक कंट्री में होते हैं, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा उतनी ही अच्छी डेमोक्रेसी होगी, है ना। जैसे अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाले लोग अलग अलग पोस्ट पे होंगे, अलग अलग पावर पे होंगे, तो उतनी ही अच्छी डेमोक्रेसी रन करेगी, क्योंकि वो अपनी अपनी जो है अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, या कोई किसी अलग कम्युनिटी का होगा, ठीक है। तो लोगों को ये रहेगा कि हाँ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो है गवर्नमेंट में है, तो वो हमारे लिए अच्छे डिसीजन लेंगे। तो जितने ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेसी अच्छी चलती है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ये कल हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में, है ना। जो पार्लियामेंट है, ठीक है, आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, इन सब में क्या है, सत्ता का बंटवारा रहता है। यानी कि ये सब मिलके जो है गवर्नमेंट को या फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको रन करती है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज विवरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि इक्वली जो है हमने उनको पावर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही सारी चीज़ों पे डिसीजन लेगी या फिर जुडिशरी ही लेगी, ऐसा नहीं है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के लिए सत्ता का संतुलन बनता है। अब देखो, जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है। पार्लियामेंट किसके बेस पे बनाएगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉ फ्रेम करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो जुडिशरी होती है हमारी, जुडिशरी क्या कंट्रोल करती है कि कोई भी जो है ऐसे डिसीजन ना लिए जाए, ऐसे कानून ना बनाए जाए जो असंवैधानिक हो, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। तो क्या इससे क्या पता चलता है हमें कि जो एक संस्था है वो दूसरी पे कंट्रोल करती है, ठीक है। उसी तरह जो है जो विधान पालिका है जो आपकी, वो क्या करती है, विधायिका है जो, वो कार्यपालिका को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपकी उसको भी कंट्रोल करती है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है सत्ता में उसको जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें मिलके एक दूसरे पर अंकुश लगाती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है। कार्यपालिका क्या हुई आपकी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। यानी कि जो हम लीडर्स चुन के भेजते हैं, प्रधानमंत्री और जो पूरा का पूरा जो आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं सारे के सारे, वो क्या है, संसद के अधीन रह के ही कार्य करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो उनको अगर लोगों ने वोट दी है और वो चुन के अपनी पार्टी बना के संसद में बैठे हैं तो वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। अब नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको सारा का सारा काम जो है पार्लियामेंट के अंदर रहते ही करना होता है, ठीक है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका की कार्यपालिका पे और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। अब किसी जज को अपॉइंट करना है, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है आपका, एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका की नियुक्ति कौन कर रहा है, कार्यपालिका कर रही है, ठीक है। और विधायिका यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट है, जो न्यायपालिका है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव और आपके पार्लियामेंट दोनों को के कामों को कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो है अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता तीनों में से, तीनों के ऊपर ही एक दूसरे का क्या होता है, कंट्रोल होता है।
इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल और बैलेंस का सिस्टम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों ने जो है एक काम में बैलेंस बनाया हुआ है, ठीक है, और तीनों ही एक दूसरे पे अंकुश रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है, नीचे क्या होती है फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो क्या है, हमने सरकार में भी अलग अलग लेवल पे सत्ता का बंटवारा कर रखा है। और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार ने पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसको, जो सेंटर में आती है, ठीक है। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, यानी कि कौन कौन सी चीजें सेंटर के पास रहेंगी और कौन कौन सी चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगी। ये सब चीजें क्या है पहले ही क्लियरली मेंशन होती हैं। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर पर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। राज्य जो सरकार होती है उसके अंदर कौन सी आती है, नगर पालिका और आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये इधर आ जाओ, पेज नंबर 8 पे सत्ता की बागडोर, यहाँ पे आपको एक कार्टून दिया गया है, ऑल जॉनसन स्वीडन केगल कार्टून, सत्ता की बागडोर। क्या दिखा रहे हैं इसमें, हाल ही के समय में रूस में कुछ नए कानून बने हैं। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है जो ये क्या है रूस के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इनको कुछ और जो है पावर मिली है क्योंकि इन्होंने कानून में यानी कि लॉ में जुडिशरी में कुछ चेंजेस किए हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है। यहाँ जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा गया उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो पुतिन और बुश जो पहले के दोनों, बुश तो पहले के थे ना प्रेसिडेंट, व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, यानी कि ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी चाहे कैसी भी है लेकिन सत्ता की बागडोर ये लोग क्या चाहते हैं कि इन लोगों के ही हाथ में रहनी चाहिए। लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, केंद्रीकरण का मतलब है कि जब लोग चाहे कि हर चीज हमारे हाथ में रहे। अब अमेरिका में तो क्या है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका में क्या है प्रेसिडेंशियल पावर जो है प्रिवेल करती है। वहां पे क्या है सारे डिसीजन जो है राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने जो है पिछले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे जो बेरूत शहर का एग्जाम्पल हमने लिया था, यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लेबनान में कि इन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज को, जो अलग अलग धर्म के लोगों को जो है सत्ता में साझेदार बनाया था, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं कि सामाजिक जो समूह होते हैं जैसे कि भाषा की अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग या अलग अलग धर्म से संबंध रखने वाले लोग, इनके बीच में भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन करते हैं कि जो फीमेल होगी, विमेन होगी और जो ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको जो है इतने % जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी कि ये विधायिका में पार्लियामेंट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित साझेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में
भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। क्या होता है देखो, जैसे कि रिजर्वेशन होती है, इलेक्शन होते हैं इंडिया में, आपने देखा होगा कि रिजर्व सीट पे भी इलेक्शन होती है। तो रिजर्व सीट जो होती है उन पे वही लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं जिनके लिए वो सीट रिजर्व होती है। इसका जो है बेनिफिट क्या होता है या क्यों की जाती है ये, ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को सत्ता से अलग ना समझे, उनको ये ना लगे कि सत्ता में वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए जो है आरक्षित सीटें रखी जाती है चुनाव में। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, या फिर जो प्रेशर होते हैं, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि आप जो है डेमोक्रेसी को या किसी भी कंट्री को इस तरीके से रन करेंगे। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। ठीक है, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। अब जैसे आपको इंडिया में बताया, डेमोक्रेसी और कितनी सारी पार्टीज जो है बिलोंग करती है हमारे इंडिया में, और वो क्या करती है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, और जो जीतती है वो जाके पार्लियामेंट में सरकार चलाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो क्या करती है, दूसरे नंबर पर जो आती है वो अपोजिशन में बैठती है। ठीक है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। अब देखो, जब अलग अलग पार्टीज होती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है, जैसे इंडिया में देखा होगा, तो इससे क्या है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी अब बार बार वही चुनाव लड़ती है, उसी पार्टी के लोग चुनाव जीत जाते हैं। अलग अलग पार्टी होने से कंपटीशन आता है, कंपटीशन आने से क्या है, सब लोगों को ये इंश्योर रहता है कि कोई भी एक पर्सन या कोई एक कम्युनिटी जो है रूल नहीं कर सकती कंट्री को, सबका पार्टिसिपेशन अलग होगा। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करते हैं। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कोई मजदूरों का ग्रुप बन जाता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप बन जाता है, किसानों का बन जाता है। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अलग अलग समितियां बनाते हैं। ठीक है, सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि जो अलग अलग ग्रुप है, मान लो कोई मजदूरों का ग्रुप है, तो वो सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, प्रेशराइज करते हैं उनको कि नहीं, हमारी ये मांगों को पूरा किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपनी जो है सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। ठीक है, ये चीजों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और बाकी सब चीजें। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर 1 जो है पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। क्लियर?